दोस्तों, अगर आपको ये जापानी रहस्यमयी कहानी पसंद आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आपको मिलती रहें। एक बार की बात है, जापान के प्राचीन काल में क्योटो के पास एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक नाम तोमोयो, जो बांस की टोकरी बुनने का काम करता था। लेकिन उसके दिल में एक अनोखी महत्वाकांक्षा थी कि वह जापान के सबसे महान समुराई की तरह तलवार चलाना सीखे। पर गांव वाले उसे सिर्फ एक साधारण कारीगर समझते थे। तोमोयो हर शाम पहाड़ी पर जाकर चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे अभ्यास करता और एक दिन अचानक कोहरे में उसे एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसे एक पुरानी कटार दी और कहा कि यह कटार किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है, लेकिन हर इच्छा के साथ एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मोयो ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन रात को घर लौटकर उसने कटार को छूकर कहा कि मैं समुराई बनना चाहता हूं। अगले ही पल उसके शरीर में अजीब ताकत आ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं और गांव वालों ने देखा कि तोमोयो अब एक शानदार समुराई की तरह तलवार घुमा रहा है। सब हैरान थे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उसे बुलाया और उसे अपने महल का रक्षक बना दिया। तोमोयो अब खुश था, लेकिन पहली ट्विस्ट तब आई जब रात को वह सपने में उस बूढ़ी औरत को देखता जो हंस रही थी और कह रही थी कि अब कीमत शुरू होती है। सुबह जब वह उठा तो उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो चुकी थी, जो कल तक उसके साथ हंस रहा था। तो मोयो ने सोचा शायद संयोग है, लेकिन फिर दूसरे दिन जब उसने कटार से दूसरी इच्छा मांगी कि वह अमीर हो जाए, तो उसके गांव में अचानक सोने की बारिश होने लगी। लेकिन उसी रात पूरे गांव में आग लग गई और कई लोग मर गए। तो मोयो डर गया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे रोक नहीं पाई। उसने तीसरी इच्छा मांगी कि वह जापान का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने, तो उसकी ताकत दोगुनी हो गई। लेकिन अब उसके आसपास हर कोई मरने लगा। राजकुमार ने उसे ईर्ष्या से देखा और उसे देशद्रोही कहकर कैद कर लिया। तोमोयो कैद में बैठा सोच रहा था कि यह कटार वरदान है या श्राप। तभी उसे एक रहस्यमयी लड़की मिली जो कैद खाने की सफाई करती थी। उसका नाम युकी था। युकी ने उसे बताया कि यह कटार असल में एक योकाई आत्मा की है, जो सदियों से इंसानों की इच्छाओं को पूरा करके उनकी आत्माएं खाती हैं। तो मोयो ने युक्की से प्यार कर लिया और दोनों ने मिलकर कटार को नष्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि युकी खुद उस योकाई की बेटी थी जो इंसानी रूप में आई थी, ताकि तोमोयो को फंसाया जा सके। तोमोयो जब ये जान गया तो उसका दिल टूट गया। लेकिन युकी ने कहा कि मैं अब इंसान बन चुकी हूं क्योंकि तुमसे प्यार हो गया है। दोनों ने मिलकर पुरानी मंदिर में जाकर कटार को चेरी ब्लॉसम की जड़ में गाड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाढ़ा, पूरा जंगल हिलने लगा और एक विशाल ड्रैगन निकला जो असल में उस योकाई का असली रूप था। ड्रैगन ने चीखकर कहा कि तुमने मेरी शक्ति छीन ली, अब तुम दोनों मरोगे। तोमोयो ने अपनी समुराई तलवार से लड़ाई शुरू की। तलवारें चमक रही थीं, आग के गोले उड़ रहे थे। युकी ने जादू से ड्रैगन को कमजोर किया, लेकिन ड्रैगन ने युकी को पकड़ लिया और उसे अपनी आग से जलाने लगा। तो मोयो ने आखिरी इच्छा मांगी, लेकिन इस बार उसने इच्छा नहीं की, बल्कि कटार को तोड़ दिया और कहा कि मैं अपनी खुशी अपनी मेहनत से पाऊंगा, किसी जादू से नहीं। जैसे ही कटार टूटी, ड्रैगन गायब हो गया, लेकिन युकी घायल हो गई। तोमोयो उसे लेकर भागा पहाड़ियों में, जहां एक पुराना बौद्ध मठ था। वहां के भिक्षु ने युकी को बचाया। लेकिन अब ट्विस्ट आया कि तोमोयो खुद योकाई बनने लगा था, क्योंकि कटार की शक्ति उसके शरीर में घुल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। युकी ने रोते हुए कहा कि अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे मार दो, ताकि तुम इंसान रह सको। तोमोयो ने तलवार उठाई, लेकिन मार नहीं सका, बल्कि उसने खुद को तलवार मार ली ताकि युकी बच सके। युकी चीखी और उसके आंसू गिरे, जिससे तोमोयो की आत्मा शुद्ध हो गई और वह फिर से इंसान बन गया। लेकिन अब वह कमजोर था। गांव वाले उसे हीरो मानकर वापस ले आए। राजा ने उसे सम्मान दिया, लेकिन तोमोयो अब शांत जीवन जीना चाहता था। युकी के साथ वह चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। लेकिन एक दिन फिर से कोहरा छा गया और बूढ़ी औरत वापस आ गई। उसने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हारी अगली पीढ़ी को कीमत चुकानी पड़ेगी। तोमोयो और युकी के बच्चे के जन्म के बाद गांव पर फिर से अंधेरा छा गया। लोग गायब होने लगे। तोमोयो समझ गया कि योकाई कभी पूरी तरह नहीं मरता। वह फिर से पहाड़ी पर गया और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से एक नया मंत्र पढ़ा जो भिक्षु ने सिखाया था। पूरा जापान हिल उठा।
चेरी ब्लॉसम के फूल बरसने लगे और योकाई की चीख सुनाई दी। आखिरकार योकाई हमेशा के लिए चला गया। लेकिन तोमोयो की उम्र बढ़ गई थी। वह युक्की के साथ बूढ़ा हो गया और अपनी कहानी बच्चों को सुनाता रहा कि इच्छाएं पूरी करने से पहले उनकी कीमत समझो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सालों बाद तोमोयो के वंशज को फिर वही कटार मिली। और अब सवाल यह है कि क्या वह भी वही गलती करेगा या नई राह चुनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास ऐसी कटार होती तो आप क्या इच्छा मानते और क्या कीमत चुकाने को तैयार होते? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय, और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और ट्विस्ट के साथ, जहां समय खुद मुड़ जाता है और सपने हकीकत बन जाते हैं। लेकिन हकीकत सपनों से भी खतरनाक होती है। टोक्यो की चमकती नियॉन लाइट्स के बीच एक छोटी सी पुरानी किताब दुकान में काम करती थी। साकुरा नाम की लड़की, जो दिन में कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती और रात को पुरानी जापानी लोक कथाओं की किताबें पढ़ती थी, उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती, क्योंकि बचपन में उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चले गए थे। एक रात बारिश में भीगते हुए वह घर लौट रही थी। तभी एक पुरानी मंदिर के पास उसे एक काला छाया दिखाई दी, जो फुसफुसा रही थी। साकुरा ने पास जाकर देखा तो वह एक प्राचीन निंजा मास्क था, जो जमीन पर पड़ा था। जैसे ही उसने मास्क को छुआ, उसके दिमाग में हजारों साल पुरानी यादें घुस गईं। वह देख रही थी कि एडो काल में एक खतरनाक निंजा कबीले की आखिरी उत्तराधिकारी थी, जिसका नाम भी साकुरा था और उसे शिनोबी कहा जाता था। शिनोबी ने अपने गांव को बचाने के लिए एक शक्तिशाली डेमन से समझौता किया था, लेकिन डेमन ने धोखा दे दिया था और अब वह आत्मा सैकड़ों साल बाद साकुरा के शरीर में घर कर गई थी। अगले दिन साकुरा की जिंदगी बदल गई। वह बिना ट्रेनिंग के छतों पर कूद सकती थी, दीवारों पर चढ़ सकती थी और अंधेरे में सब कुछ साफ देख सकती थी। उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया, लेकिन पहला ट्विस्ट तब आया जब उसके सबसे करीबी दोस्त हारुकी अचानक गायब हो गया और पुलिस को एक खून से सना नोट मिला, जिसमें लिखा था, शिनोबी वापस आ गई है। साकुरा डर गई, लेकिन अंदर से एक आवाज आई कि अब समय आ गया है बदला लेने का। वह रात को टोक्यो की गलियों में घूमने लगी, जहां उसे पुराने दुश्मनों के वंशज मिले, जो अब बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। उन्होंने डेमन की शक्ति से अमीर बनकर शहर को लूटा था। साकुरा ने पहला हमला किया और एक बड़े कॉरपोरेट चेयरमैन को छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि उसका चेहरा बदल गया और वह खुद एक डेमन निकला, जो हंसकर बोला, तुम मेरी ही शक्ति हो साकुरा, अब तुम मेरी गुलाम हो। दूसरा ट्विस्ट यह था कि हारुकी असल में शिनोबी कबीले का गार्जियन था, जो सदियों से डेमन को रोकने के लिए जिंदा था। उसने साकुरा को बचाया और दोनों ने मिलकर पुरानी गुफा में छिपे प्राचीन मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में उन्हें योकाई हमला करते रहे, जैसे कांपा पानी से निकलकर उन्हें खींच रहे थे, और किट्स्यू ने छद्म रूप में उन्हें भटका रही थी। लेकिन साकुरा की निंजा स्किल्स जाग गई थीं। वह तलवार की जगह चाकू चलाती और छाया में गायब हो जाती थी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि डेमन का पूरा रूप एक विशाल 8 सिर वाला ओरोची सांप था, जो शहर की नीचे की पटरियों में छिपा रहकर लोगों की नेगेटिव एनर्जी खाकर मजबूत हो रहा था। ओरोची ने कहा कि साकुरा, तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। सदियों पहले जब तुमने समझौता किया था, अब समय है पूरा करने का। साकुरा को याद आया कि असल में शिनोबी ने डेमन से शादी करने का वादा किया था ताकि गांव बचे, लेकिन डेमन ने गांव नष्ट कर दिया था। हारुकी ने अपनी जान देकर साकुरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन साकुरा ने मास्क पहन लिया और अपनी पूरी शक्ति से ओरोची से लड़ाई शुरू कर दी। आसमान में बिजलियां गिर रही थीं। टोक्यो के सारे नियॉन लाइट्स बंद हो गए थे। लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे। तीसरा बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साकुरा को पता चला कि उसके माता पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ओरोची ने की थी, क्योंकि वे भी शिनोबी वंश के थे और डेमन को रोक रहे थे। गुस्से में साकुरा की आंखें लाल हो गईं। उसने एक प्राचीन निंजा तकनीक यूज की, जिसमें वह हजारों छाया बनाकर दुश्मन पर टूट पड़ती है।
ओरोची के 8 सिर कट गए, लेकिन हर सिर से नया डेमन निकल रहा था। आखिर में हारुकी घायल होने के बावजूद उठा और साकुरा के साथ मिलकर डेमन के दिल को निशाना बनाया, जहां प्राचीन मास्क की शक्ति थी। जैसे ही मास्क टूटा, पूरा डेमन आग में जल गया। लेकिन साकुरा को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी निंजा शक्तियां हमेशा के लिए चली गईं और वह फिर से साधारण लड़की बन गई। हारुकी ने उसे बताया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि प्यार और इंसानियत में है। दोनों ने टोक्यो के शांत पार्क में चेरी ब्लॉसम देखते हुए नया जीवन शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शहर की गहराई में अभी भी छोटी छोटी योकाई बची थीं, जो साकुरा की बेटी के जन्म के बाद फिर सक्रिय हो गईं। साकुरा समझ गई कि वंश का श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता रहता है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, अगर आपको ऐसी निंजा शक्तियां मिल जाएं और बदले में आपको अपना प्यार या परिवार खोना पड़े, तो क्या आप शक्तियां स्वीकार करेंगे या साधारण जीवन जीना पसंद करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में ले चलेंगे आपको जापान के गहरे समुद्र में छिपे एक रहस्य की ओर, जहां मरमेड नहीं बल्कि कुछ और खतरनाक इंतजार कर रहा है। हिरोशिमा के पास एक शांत से गांव में रहता था युवा फिशरमैन केनेजी, जो दिन भर समुद्र में मछली पकड़ता और शाम को पुरानी समुराई कहानियां सुनता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन एक तूफानी रात को समुद्र से उसे एक चमकता हुआ प्राचीन हेलमेट मिला, जो किसी पुराने समुराई का था। जैसे ही उसने हेलमेट को सिर पर रखा, उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। वह देख सकता था भविष्य के टुकड़े और सुन सकता था समुद्र की आत्माओं की फुसफुसाहट। गांव वाले उसे हीरो मानने लगे, क्योंकि कैनजी अब तूफान आने से पहले बता देता था और मछली पकड़ने में भी अभूतपूर्व सफलता मिल रही थी। लेकिन पहला ट्विस्ट तब आया जब उसके छोटे भाई त्सुयोशी को समुद्र में एक अजीब सी रोशनी खींच ले गई और वह गायब हो गया। कैनजी ने हेलमेट पहनकर समुद्र में गोता लगाया तो उसे एक विशाल अंडर वाटर किंगडम दिखाई दिया, जहां एक सुंदर लेकिन क्रूर सी स्पिरिट राज कर रही थी, जिसका नाम अकीको था। अकीको ने कहा कि तुम्हारा पूर्वज समुराई योद्धा था जिसने मेरा प्यार ठुकराया था। अब बदला लेने का समय है। कैनजी ने अपनी जान बचाने के लिए वादा किया कि वह अकीको का प्यार जीतेगा। लेकिन असल ट्विस्ट यह था कि अकीको असल में कैनजी की मां की आत्मा थी, जो समुद्र में डूबकर योकाई बन गई थी और अब अपने बेटे को भी उसी दुनिया में खींचना चाहती थी। कैनजी लड़ रहा था अपनी